मैगस्थनीज या हेडोरोटस, जबकि इसका सही आंसर है एस्टोस्थनीज को भूगोल के पिता माना गया है, उनका जनक कहा गया है। इसके आगे का क्वेश्चन, भूगोल दिवस के प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? भूगोल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 15 अप्रैल, 20 जुलाई, 27 जनवरी। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बार बार एक ही क्वेश्चन को इसलिए पूछता हूँ कि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुनेंगे, आपको ऐसे ही आपको याद आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, ऑटोमेटिक वो ऑप्शन आपको याद आ जाएगी। भूगोल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 15 अप्रैल, 20 जुलाई, 27 जनवरी। इसका सही आंसर है 27 जनवरी। भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? ये भी गजब की बात है। भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? तप्ती नदी, सुरजू नदी, नर्मदा नदी या घाघरा नदी? पहले तो 4 नदी के नाम आपको याद आ जाए कि कौन कौन सी नदी हैं। तप्ती नदी, सरजू नदी, नर्मदा नदी या घाघरा नदी? भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? तप्ती नदी, सुरजू नदी, नर्मदा नदी या घाघरा नदी? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी की उल्टी बहती है। क्या क्वेश्चन था? भारत में कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। अब इसके आगे का क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? क्या क्वेश्चन है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? 4 ऑप्शन, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा और ब्रह्मपुत्र? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा या ब्रह्मपुत्र? इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे का क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? क्या क्वेश्चन है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? 4 ऑप्शन में से आपको एक सही देना होगा। चंबल, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या ब्रह्मपुत्र? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, चंबल या गंगा ब्रह्मपुत्र? इसका सही आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र। इसके आगे का क्वेश्चन, झील का निर्माण कैसे होता है? कुछ न कुछ तो किसी न किसी का कारण होगा, कुछ न कुछ मेकिंग होगा, कुछ झील का, कुछ झील हो ना, उसका निर्माण कैसे होता है? हिमानी के कारण, जलोढ़ के कारण, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण या अन्य कारण से? क्या क्वेश्चन था? झील का निर्माण कैसे होता है? हिमानी के कारण, जलोढ़ के कारण, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण या अन्य कारण से? इसका सही आंसर है ज्वालामुखी गतिविधि के कारण झील का निर्माण होता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, झील का निर्माण कैसे होता है? हिमानी के कारण, जलोढ़ के कारण, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण या अन्य कारण से?
इसका आंसर है ज्वालामुखी गतिविधि के कारण से। अब इसके आगे का क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कुछ तो नाम होगा, क्या नाम है उसका? वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक चुनना होगा। कभी भी एग्जाम में, एक तो एग्जाम में गया था, जब की बात बता रहा हूँ, उस समय नवोदय के एग्जाम आया था, नवोदय नए नए खुले थे, तो सब में वो टिक मार दिया था। 4 ऑप्शन है, उसे तो कुछ आता नहीं था, तो बोला 4 का भी मार देता हूँ, कोई नहीं कोई तो आएगा ही आएगा। अब जो चेकिंग था, अब उस जो चेकिंग होते हैं ना, वो मशीन में या कोई एक एक करके नहीं करते थे। अब 4 में से तो एक सही था, सब ओके 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 ओके। अब उसमें 100 क्वेश्चन में वो बंदा 95 क्वेश्चन 4 ऑप्शन में टिक मारता गया। आप मानेंगे नहीं, ये हकीकत कहानी है। जो बंदा है आज भी है, मैं आप चाहो तो मैं मिलवा दूं। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जो सही को सही पकड़े, गलत को पकड़ा, तो सिर्फ सही वो ऑप्शन को ओके कर देता था, जी सही है। यानी आपने 4 है, 4 में टिक मार दिए, मशीन के पास गया तो सही देखेगा ना कि सही में टिक है या नहीं है, गलत में तो देखेगा नहीं। उस सही में दिया हाँ जी ओके, हाँ जी ओके, हाँ जी। वो बंदा, सॉरी वो लड़का एग्जाम में टॉप किया था। लोग उस पे बोलते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में पता चला, बाद में वो हालांकि सस्पेंड भी हो गया, रेस्टिकेट भी हो गया, जब बाद में उसे चेक किया गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसने 95 क्वेश्चन में 95 आंसर दिया, 100 में 95 दिया, 95 से ही निकल गया। तो पता चला कि वो चारों को चारों टिक मार चुका था। तो ऐसा नहीं करने का। अब बहुत टेक्नोलॉजी हाई हो गया है ना। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या था, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। इसके आगे का क्वेश्चन, वायुमंडल की खोज किसने की है? वायुमंडल की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने, टेस्ला टी-बॉट ने, कार्ल मार्क्स ने या डेरोटॉक्स ने? क्या क्वेश्चन है? वायुमंडल की खोज किसने की? आर्यभट्ट, टेरोडेस्क या कार्ल मार्क्स, हेरोडोटस? इसका सही आंसर है टेस्ला टी-मार्ट ने, टेस्ला टी-वाट ने वायुमंडल की खोज की थी। फिर से इनका नाम सुनिए, थोड़ा टेढ़ा है मगर मजेदार है। वायुमंडल का खोज टेस्ला टी-बॉट ने किया था। अब इसके आगे का क्वेश्चन, नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में या उत्तराखंड में? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या उत्तराखंड? जबकि इसका सही आंसर है उत्तराखंड। नंदा देवी जीवन मंडल स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब एक आप लोग और बताना, जो आज के डेट में आरक्षण 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 चल रहा है,
हम नहीं बोलते, जिनको आरक्षण मिलता होगा वो बहुत अच्छी बात है। वो बेचारे कोई 90 मार्क्स लाता है, 98 लाता है, उसे जॉब नहीं मिलती है। जो 30% 30 नंबर लाता है उसे जॉब मिल जाती है। एक क्वेश्चन, एक दिमाग में सोचना आप इस बात को, जो 30% लाया है वो अच्छा काम करेगा, या जो 95% नंबर लाया है वो अच्छा काम करेगा? इस चीज़ को आप जॉब ले लोगे, थोड़ा सा आप सुखी हो जाओगे, लेकिन आपका आत्मधिक्कार करता रहेगा। सरकार की पॉलिसी गलत है, सरकार अपने आप में अपना अपना पॉलिसी है। आप अगर जो आरक्षण देना है तो आप उसको उस लायक बनाइए कि 95% लाए, उस तरीके से उसको तैयार कीजिए, ना कि ये बोलिए कि तुम 35% में तुमको जॉब मिल जाएगा, एक को 95% में नहीं मिलेगा। उसकी क्या दोष है जो 95 में इतना मेहनत किया हो? इसलिए, हालांकि मैं ज़्यादा खुलना नहीं चाहता, आप सोचिए कि एक पढ़ा लिखा आदमी चोर बन जाए, एक अनपढ़ आदमी पुलिस बन जाए, क्या उसे पकड़ पाएगा? जिंदगी में नहीं पकड़ पाएगा। इसको याद रखिएगा। जो पढ़ा लिखा इंसान है, आप उसे नहीं भी जॉब देंगे, वो कुछ ना कुछ करके वो अपने टैलेंट से आपको झुका देगा। जिसके पास ज्ञान है ना, वो उसके पास बहुत बड़ा धन होता है। वो कहीं भी किसी भी जगह अपनी व्यवहार, अपनी काबिलियत पर जाके टिक सकता है, रह सकता है। इसलिए ज्ञान ना, कभी कोई सब चीज़ चोरी हो सकती है, सब चीज़ चोरी हो सकती है, ज्ञान की चोरी नहीं हो सकती। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा 10 के बीच में, नासमझ के बीच में मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा, वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि जवाब देने का मतलब हमको तौहीनी होगा। इन लोग को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा महासागर सबसे छोटा है? कौन सा महासागर सबसे छोटा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या अटलांटिक महासागर? क्या क्वेश्चन है? कौन सा महासागर सबसे छोटा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, या हिंद महासागर, या अटलांटिक महासागर? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा महासागर सबसे छोटा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, या हिंद महासागर, या अटलांटिक महासागर? इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। अब इसके आगे का क्वेश्चन, पृथ्वी की उस सौर स्थिति कब होती है? पृथ्वी की पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, इसलिए कि आपको जहन में आए। पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? जनवरी में, जुलाई में, सितंबर में, या दिसंबर में? सॉरी, पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? जनवरी, जुलाई, सितंबर, या दिसंबर? इसका सही आंसर है जनवरी में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी में होती है। इसके आगे का क्वेश्चन, मलपा भूखलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? मलपा भूखलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नैनीताल, देहरादून, पित्तौड़गढ़, या चमोली? क्या क्वेश्चन है? मलपा भूखलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नैनीताल, देहरादून, पित्तौड़गढ़, या चमोली में?
इसका सही आंसर है पित्तौड़गढ़। पित्तौड़गढ़ मलबा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को हुआ था। यह भारत के सबसे भयानक भूस्खलनों में से एक था। क्या क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा। मलबा भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नैनीताल में, देहरादून में, चित्तौड़गढ़ में, चमोली में? इसका सही आंसर है पित्तौड़गढ़। पित्तौड़गढ़ में मलबा 18 अगस्त 1948 को 98 को हुआ था। यह भारत के सबसे भयानक, सबसे खतरनाक भूस्खलनों में से एक था। इसके आगे का क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा, यमुना, दामोदर या स्वर्णरेखा? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा को, यमुना को, दामोदर को या स्वर्णरेखा को? इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी, कर्मनासा नदी या गोदावरी नदी या फल्गु नदी? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी, कर्मनासा नदी, गोदावरी नदी या फल्गु नदी? इसका सही आंसर है कर्मनासा नदी। आगे का क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कौन सी नदी जीवन रेखा माना जाता है या जीवन रेखा बोलते हैं उसको? किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? गंगा नदी, कर्मनासा नदी या गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? फिर से सुन लीजिए, बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? गंगा नदी, कर्मनासा नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? सही आंसर है इसका चौथा, नर्मदा नदी। अब इसके आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? क्या है क्वेश्चन, इनमें से, इस ऑप्शन में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? झेलम, चनाब, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? फिर से बार बार एक ही क्वेश्चन को क्यों पूछते हैं कि आप सिर्फ सुनेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद नदी में शामिल नहीं है? झेलम, चनाब, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? इसका सही आंसर है सिंधु। पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी शामिल है। क्या क्वेश्चन था, फिर से, इनमें से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? जिसका सही आंसर है इसका सही आंसर है सिंधु। लेकिन पंचनाद में कौन कौन सी नदियां शामिल है? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज नदियां शामिल और झेलम, ये सब नदियां उसमें शामिल है। इसके आगे का क्वेश्चन, चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? क्या क्वेश्चन है, चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय बंधीय पर्वतीय वन या डेल्टाई वन या पर्णपाती वन? फिर से क्वेश्चन,
चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय बंधीय पर्वतीय वन, या डेल्टाई वन, या पर्णपाती वन? इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? उसका आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। ये सब जो थोड़ा डिफिकल्ट नाम है ना, सिर्फ सुनने से ध्यान में आएगा। आप इसे बार बार सुनेंगे तो ही ध्यान में केंद्रित होगा। इसके आगे का क्वेश्चन, भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? सॉरी, भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम में, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तराखंड? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। अब इसके आगे का क्वेश्चन, अब मे भी लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक चीज और आप बताना, आपने कभी ऐसा देखा है या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना होगा या देखा होगा, पढ़ता कुछ नहीं है, दिन भर टहलता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन वो टॉप कर जाता है। आपने अपने जरूर ऐसे कोई इंसान आपके इर्द में वो होंगे जो आपके लिए वो नालायक होगा, जो आपके लिए वो मैंने वो कुछ भी नहीं करता होगा, उसको लोग गांव में या दोस्तों यारों में बोलते होंगे कुछ नहीं करेगा, जबकि वही सब काम करता है, सब वही सक्सेस होता है, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से लेके जाता है। ऐसा क्यों? कभी इस पे चर्चा करेंगे, इस विषय पे, कि आपको लगेगा कि नहीं, हो सकता है इस बारे में हमसे आप ज़्यादा जानकार होंगे, लेकिन दोनों शेयर करेंगे बात इस बात का। तो चलिए, मैंने अभी क्या क्वेश्चन पूछा था, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? क्या क्वेश्चन है? भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। जबकि इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का वन प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भारत का वन प्रदेश भी कहा जाता है। आज इस क्वेश्चन के साथ यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में, इससे अच्छी जानकारी लेकर। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि अच्छी लगे, ना भी लगे तो क्या कर सकते हैं, जी के तो पढ़ना ही होगा। आप ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कोई कुछ और बोलेंगे, उनका नाम अच्छा लगेगा, हमारा नाम खराब लगेगा, पसंद अपनी अपनी। चलिए, फिर मिलते हैं नए पार्ट में, नए जानकारी लेके। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।